हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में अब तक हम लोग कक्षा 12वीं के अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव के आंकिक प्रश्नों का या न्यूमेरिकल प्रश्नों का हम लोग कहां तक प्रश्न 4 तक का हल ज्ञात कर चुके हैं और बहुत ज्यादा देखा मैंने, आप लोग का सपोर्ट भी मिला और बहुत ध्यान से आप पढ़ भी रहे हैं, आपको कोई समस्या भी नहीं हो रही है। तो चलिए उसी चीज को आगे हम बढ़ाते हुए और आज हम जो ये लेक्चर ले रहे हैं, इस लेक्चर में पूरा का पूरा हमारा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों का हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं और लेते हैं सबसे पहले इसका पहला प्रश्न, मतलब प्रश्न 5.5 मैंने पांचवा प्रश्न को हम लेने जा रहे हैं। क्या कहता है पांचवा प्रश्न, देखिएगा। कह रहा है एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 15 जूल पर टेस्ला है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि जो दिया लिखते चलिए, हम इसका सॉल्यूशन में क्या लिख रहे हैं भाई। सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है आपका, तो चुंबकीय आघूर्ण को किससे लिखते हो, एम से। तो हमारा एम बराबर दिया है 15 जूल पर टेस्ला के बराबर। कितना दिया है, 0.22 टेस्ला के। ये किसका मान है, बी का। ये कितना दिया है, 0.22 टेस्ला के। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम में देखो, जैसे मान लें कि हमने कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यह आपका भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अनुदेश, इसका मतलब क्या है, तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, हमारा छड़ भी उसी दिशा में रखा गया है। मतलब कोई छड़ चुंबक इस तरीके से आप व्यवस्थित है, ध्यान से देखो, इस तरीके से व्यवस्थित। मान लिया इसका नॉर्थ पोल है और इसका क्या है, साउथ है। अब इस कंडीशन में तुम देखोगे, अगर गौर से समझने का प्रयास करो, तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश ही रखा गया तो थीटा का मान कितना होगा, यहाँ पे शून्य होगा। बात समझ में आ रही है, थीटा का मान कितना हो जाएगा, शून्य। आगे बढ़ते, तो चलिए पहले देखते हैं क्या कर। एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, आपको बताना कि एक बाह्य बल आघूर्ण। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसे रखा गया है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पे एक बल लगेगा, लेकिन चूंकि अनुदिश है तो इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए, इधर से उधर होना चाहिए, थोड़ा सा कोण पे होना चाहिए। तो जब कोण पे होता है तो इस पे बल आघूर्ण लगता है। अब कह रहा है कि एक बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के पहला लंबवत, इसको इसी क्षेत्र के लंबवत घुमा दिया जाए, और दूसरा विपरीत दिशा में संरेखित कराए। दूसरा नॉर्थ को उठा के कहां कर दिया जाएगा, साउथ की तरफ। इसका मतलब क्या होता है भाई, चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला में सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पहला। पहला में कह रहा है कि एक बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो हम लिखेंगे चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लंबवत आपसे ये पूछा गया है कि अगर चुंबक को मान लीजिए आप ऐसे चुंबक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे किया जाए, तो ऐसे लंबवत में मतलब घुमा रहे हो आप कितना कोण, थीटा कोण। तो आप लंबवत घुमाने में किया गया कार्य, और आप जानते हैं कार्य W बराबर होता है माइनस एम बी कॉस। और कॉस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो हम कॉस लेते हैं वो कैसे लेते हैं, तो हम लेते हैं कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है जी। अब हम क्या करें, लंबवत घुमा रहे हैं ना, तो इस कंडीशन में तो थीटा 1 कितना होगा, तो थीटा 1 क्या होता है, इसकी प्रारंभिक स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति चुंबकीय क्षेत्र का अनुदिश है, तो थीटा 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो थीटा 1 हो गया हमारा 0 डिग्री। थीटा 2 कहां से कहां पे घुमा के लेकर आए, 0 से लेकर 90 तक। तो थीटा 2 कितना हो गया, 9। ठीक है, अब मान सब दिया, ये उठा के रख दीजिए यहाँ पे। देयरफॉर W माइनस एम का मान कितना है 15, बी का मान कितना है 0.22, और यहाँ पे आ गया cos थीटा 2 cos 90 माइनस थीटा 1 cos 0। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब मल्टीप्लाई करें, 15 दूना 30 के 0 3, 15 दूना 30 38 3 33, दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, माइनस 3.30। और cos 90 का मान वही होता है जो sin 0 का होता है। तो sin 0 0, तो cos 90 भी 0। इसका मतलब ये हो गया हमारा 0। और माइनस cos 0 का मान वो होता है जो sin 90 का मान होता है। sin 90 का मान कितना होता है, 1। इसका मतलब माइनस।
आपका अगर दिखाने के विचार करें तो यहाँ दिखा सकते हैं कि cos 0 इक्वल टू 1 और cos 90 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना आ गया। अब सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, -3.3, जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू जीरो में से -1 गया तो कितना बचा, माइनस। अब -1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा किया गया कार्य कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर W यहाँ पे निकल के आ गया, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस, और ये हो गया 3.3 जूल के बराबर। तो ये हमारा गया 3.3 जूल के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से हमारा पहला मान निकल के आ गया 3.3 जूल के बराबर। चलिए अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। दूसरा कह रहा है कि पहला एक लंबवत है, दूसरा क्या है, विपरीत दिशा में संरेखित किया जाए। विपरीत दिशा मतलब जीरो से इसे उठाकर ऐसे घुमाते 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 फिर ऐसे ला दिया, मतलब नॉर्थ अपने स्थान से उठ के कहाँ पे आ जाए, साउथ पे, साउथ कहाँ चला जाए, नॉर्थ पे। तो इस कंडीशन में तो आप कितना घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो जीरो से लेकर 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे यहाँ पे विपरीत दिशा में संरेखित या विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में घुमाने या संरेखित घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य की तो फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा 1 कहाँ से लेके जा रहे हो, जीरो से कहाँ तक लेके जा रहे हो, 180। तो ये हमारा मान है, ठीक है। अब सीधे सीधे कार्य निकालो, देयरफॉर W इक्वल टू -mb cos थीटा 2, थीटा 2 का मान कितना हो गया, 180 माइनस cos 0, इतना आ गया आपका। अब देखिए यहाँ से आ गया W -mb, अब cos 180 का मान कितना होता है, तो cos 80 का जो मान होगा वो होगा आपका -1, तो ये हो गया -1, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो -1 इंटू 1। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, ध्यान से देखना, यहाँ अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो आपका आ जाएगा, दिखा दो यहाँ पे, चूंकि cos 180 का मान होता है -1 और cos 0 का मान होता है 1, ठीक है, यही मान आपने रखा है। अब क्या आ गया भाई, यहाँ से अगर W और MB, M का मान कितना है 15 है, अभी का मान 0.22, और यहाँ पे देखिए आप -1 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, प्लस, और W का मान हो जाएगा यहाँ पे, अब 15 का 0.22 में कर दो 3.3 थी, तो 3.3 गुणे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो किया गया कार्य हमारा आ जाएगा 6.6 जूल के बराबर। देखिए जब हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो किया गया कुल कार्य होगा 6.6 जूल के बराबर। क्लियर ना? अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन, जो दूसरा हमसे पूछा गया। दूसरा में क्या है भाई, कह रहा है कि स्थिति 1 अंक 2 में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण होता है, ठीक है, मतलब टाउ का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें ले रहे हैं, जब पहली स्थिति ले रहे हैं, पहली स्थिति में क्या था, कितना घुमा रहे थे, लंबवत। तो लंबवत की स्थिति में, लंबवत स्थिति में, लंबवत स्थिति में का मतलब हो गया थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री। तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है mb sin थीटा, टाउ बराबर mb sin थीटा। मान रखिए m का मान कितना है 15, b का मान 0.22 इंटू sin थीटा तो sin 90। क्लियर, sin 90। अब मान देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 15 में 2 का गुणा 22, 0.22 का करोगे तो आ जाएगा 3.33, और sin 90, sin 0 0 होता है, sin 90 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमारा मान निकल के आ गया टाउ का, टाउ इक्वल टू हो गया 3.3, और चूंकि टाउ है तो न्यूटन इंटू मीटर। चाहो तो यहाँ दिखा दो, तो चूंकि sin 90 का मान हमारा कितना होता है 1, ठीक। तो जब लंबवत स्थिति में होगा उस कंडीशन में जो हमारा बल आघूर्ण होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 3.3 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। अब दूसरा इसका देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा जब विपरीत स्थिति में चला जाए, विपरीत स्थिति में, विपरीत स्थिति में, अब विपरीत स्थिति में थीटा का मान कितना होगा 180,
क्लियर है। इस कंडीशन में टाउ, तो बल आघूर्ण, अब बल आघूर्ण का मान हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा की जगह पे साइन 180, और साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। आप चूंकि जानते हो टाउ बराबर एम बी इंटू जीरो, पूरा का मान कितना आ जाएगा, 0। क्यों भाई, साइन 180 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब विपरीत स्थिति में होगी तब बल आघूर्ण का मान कितना होगा, तो वो होगा हमारा शून्य के बराबर। क्लियर ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जब चुंबक लंबवत दिशा में घुमाई जाएगी तब हमारा किया गया कार्य 3.3 जूल होगा, जब विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा तब किया गया 6.6 जूल होगा। लंबवत स्थिति में बल आघूर्ण का मान 3.3 न्यूटन प्रति मीटर, और विपरीत स्थिति में बल आघूर्ण का मान क्या होगा, हमारा शून्य के बराबर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो 5.5 करने के बाद से अब हम बात करते हैं 5.6 की। क्या कहता है 5.6, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए इस एक्सरसाइज में बड़े कम क्वेश्चन आपके देगा, फार्मूले का भी प्रयोग बहुत कम ही होता है, लेकिन जो भी है वो महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इसमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या इस आधार पे आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक परिनालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए, तो सबसे पहले तो जो दिया है वो लिखते चलो। हाल में दिया है फेरों की कुल संख्या, फेरों की कुल संख्या। अब फेरों के कुल संख्या को किससे लिखते हो, कैपिटल एन से, याद अगर आपको हो तो कैपिटल एन का मान दिया है 2000 फेरे। ठीक है जी, आगे, तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है आपका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को ए से लिखते हो, ए दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और जिसमें 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमारा धारा का मान दिया है, धारा किसे लिखेंगे, आई से, ये दिया है 4.0 एम्पियर के बराबर। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह क्षैतिज तल में क्या कर सके, घूम सके। देखिए तल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक क्षैतिज घुमा, जो हमारी पृथ्वी है उसके समकक्ष जो ये तल लिया जाता है ये होता है क्षैतिज, और एक होता है ऊर्ध्वाधर, इसके लंबवत जो तल लिया जाएगा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर। तो एक परिनालिका है, मान लो कि यह एक परिनालिका बनाई गई, इस पे 2000 फेरे लपेटे गए हैं, इस तरीके से फेरे लपेटे गए हैं, इसके बीच से इसको इस तरीके से बांध लटकाया गया कि यह क्षैतिज तल के अनुदिश इस तरीके से क्या कर सके, घूम सके। क्लियर है, ऐसे सब घूम सके। अब क्या कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला, परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, आपको यह बताना है कि इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो हम उससे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला यहाँ पे करते हैं, देखते हैं और लिखेंगे कि परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। तो आप लिखेंगे क्योंकि परिनालिका नालिका का चुंबकीय आघूर्ण, परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण यदि आपको याद हो तो आपने पढ़ा है एम इक्वल टू एन आई ए। ठीक है, जब क्षण चुंबक के बारे में बात कर रहे थे हम लोग वहां पे, तो वहां एम इंटू 2 एल पढ़ा था, और वहीं पे कहा था कि यदि परिनालिका हो जाएगी तो परिनालिका की जगह पे हम क्या पढ़ते हैं, एन आई ए के रूप में पढ़ते हैं इस चीज को। तो एम इक्वल टू हो गया एन आई ए, मान रखिए यहाँ पे एन है आपका 2000, आई है आपका कितना 4, और 4 और एक कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁴, कितना हमारा दिया गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 2000, या 2000 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻3, इतना तो आपको पता ही होगा, और 16 में 4 का गुणा तो 16 को 64, तो 6.4 इंटू 10⁻⁴। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हम करें साथ साथ में तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, तो यहाँ से हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और 6 दूना 12, तो 12.8। अब -4 में से 1 जाएगा तो 3 जाएगा, कितना बचेगा, -1, तो गुणे 10⁻1। और 10⁻1 को अगर मैं हटा दूं तो हमारा m का मान यहाँ पे आ जाएगा 1.28, और चूंकि चुंबकीय आघूर्ण है तो इसका मात्रा क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर या
जूल पर टेस्ला। तो आप जो भी लेना चाहें, इसे हम जूल पर टेस्ला कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो लीजिए, ये हमारा निकल के आ गया परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण। अब आगे क्या पूछा है आपसे, अब कह रहा भी परिनालिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या है। आपको ये बताना है कि बल और बल आघूर्ण क्या होगा यदि इस पर अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता हुआ 7.5 गुणे 10 पर माइनस 2 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या किया जाए, लगाया जाए। अच्छा, यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट जो है मैं थोड़ा इधर करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, उसका डायग्राम मैं इधर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड में कह रहा है कि मान लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया गया हमारा, ठीक है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर 30 अंश के कोण पर परिनालिका रखी गई। मान लें कि हमारी परिनालिका है, यह हमारी क्या है, परिनालिका है, जिसमें कितने फेरे हैं भाई, तो इसमें फेरों की संख्या है 2000। इस तरीके से मान लीजिए हमारा परिनालिका है, ऐसे परिनालिका है। अब कितने अंश के कोण पर रखा गया, तो यह कहा जा रहा है 30 अंश के कोण पर रखा गया। ठीक, अब आगे समझिए। अब यहाँ पे पहला पूछा कि लगने वाला बल क्या होगा। आपको अच्छे से बात पता है कि जब एक बार हम क्षण चुंबक से बात करें तब परिनालिका की बात करें। देखिए, क्षण चुंबक जैसा व्यवहार करता है बिल्कुल परिनालिका भी उसी तरीके से व्यवहार करती है। तो अगर क्षण चुंबक से संबंधित बात आप समझ पाते हो तो परिनालिका से संबंधित भी बात समझोगे। आप जानते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत में जब किसी क्षण चुंबक को किसी निश्चित कोण पर व्यवस्थित किया जाता है तब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस क्षण चुंबक पर दोनों जो हमारे ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुवों पे एक बल आघूर्ण कार्य करता है। तो एक बल तो इधर की ओर लगेगा और एक बल क्या होगा, इधर की ओर। तो दोनों बलों का परिमाण आपस में कैसा होता है, एक समान, और एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत। इसलिए परिणामी बल का मान जो होता है वो परिणामी बल का जो मान आता है वो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। तो आप यहाँ लिखोगे बी में आप लिखोगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत 30 अंश के कोण पर व्यवस्थित परिनालिका के दोनों सिरों पर एक समान बल किंतु विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। ठीक है जी, विपरीत दिशा में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अतः मान लो कि यह है F1 और यह है F2, और दोनों का परिमाण एक दूसरे का क्या है, समान है, लेकिन एक दूसरे का विपरीत में है। तो परिणामी बल क्या होगा, एक होगा प्लस F1 और F2 का मान क्या होगा, माइनस F2 होगा। तो F2 की जगह पे हम F1 भी लिख पाएंगे क्योंकि F1 F2 दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो प्लस F1 माइनस F1 जब लिखा जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य। अतः परिणामी बल का मान शून्य होगा। परिणामी बल का मान कितना हो जाएगा, शून्य। ठीक है जी, तो पहला तो आंसर ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि बल आघूर्ण क्या होगा, तो हम लिखेंगे तथा बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हो भाई, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब आप जानते हैं एम का मान कितना दिया आपका, तो यहाँ दिया होगा सर, नहीं एम आपने निकाला है, सॉरी यहाँ निकाला है 1.28 और बी हमारा कितना है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 और हमारा साथ में देखो साइन थीटा था, साइन और थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पे। इस केस में आप लिख सकते हैं चूंकि थीटा बराबर दिया है 30 अंश, तो ये हो गया साइन 30। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू 1.28 इंटू 7.5 इंटू
10⁻²। और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हियर इज द 1/2। 2 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 0.64। तो यहाँ पे आ गया टाउ का मान 0.64 इंटू 7.5 इंटू 10⁻²। अब अगर जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाउ का मान यहाँ निकल के आ जाएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻²। और टाउ है तो मात्रा क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया कि बल आघूर्ण क्या होगा, तो बल आघूर्ण हमारा हो गया 4.8 इंटू 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर। और बल का मान कितना होगा, तो बल का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कैसा वीडियो लग रहा है भाई, लाइक करके जरूर बताइए। साथ में अपने दोस्तों को क्या करिए, ढेर सारी मात्रा में इस लिंक को शेयर करते रहिए। जो बच्चे अब तक टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वह डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, या बड़े भारत बाई विजय सर के नाम से टेलीग्राम पे आपका ऑफिशियल चैनल है, आप वहां से जाकर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको वहां से प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में जो पीडीएफ या किसी प्रकार का अदर इन्फॉर्मेशन है, सबके सब टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। चले इसे नोट करें, और फिर हम अगले ले रहे हैं इसका लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न के साथ ही हमारा लेक्चर यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नोट करें। तो चलिए अब ले रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न हमारा 5.7। अब 5.7 क्या कहता है भाई, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल कोरिलेट करता है हमारा कहाँ से, तो छड़ चुंबक से क्या करता है, कोरिलेट करता है। और साथ ही साथ ऐसा ही जैसा चुंबक व्यवहार कर रहा है, ऐसा ही हमने धारा में भी पढ़ा था बिल्कुल। तो उसी तरीके से अभी यहाँ पे क्या है हमारा व्यवस्थित है। तो चलिए हम देखते हैं, किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, सबसे पहले तो जो दिया है सॉल्यूशन में, आप देखिए सॉल्यूशन में हमारा क्या क्या दिया है, ये जरूर हमको पता होना चाहिए। तो चुंबकीय आघूर्ण दिया मतलब एम का मान, तो एम इक्वल टू आपका दे रखा है 0.48 जूल पर टेस्ला। कितना दिया, चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु की दूरी दिया है, तो यह आर दिया हमारा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर के बराबर। स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र बताना मतलब बी का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है, बी का मान। साथ में क्या बतानी है, दिशा भी बतानी है। पहला केस क्या है, पहला केस है चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, तो हम लिखेंगे चुंबक के अक्ष। चुंबक के अक्ष को अगर आगे समझने की कोशिश किया जाए, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। मान लें कि हमारा चुंबक है, ध्यान से देखना, यह हमारा एक चुंबक है, इधर की ओर हमारा नॉर्थ है, इधर की ओर क्या है, साउथ है। अब इसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है, तो चुंबक के मध्य से जाने वाली रेखा, यह जो रेखा होती है इसकी क्या होती है, अक्षीय स्थिति होती है। अब इसी रेखा पर कोई एक बिंदु है, मान लिया बिंदु पी है, तो इसके केंद्र से पी की दूरी दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति आपको बताएं, तो भाई जाहिर सी बात है कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति है। तो आप लिखेंगे चुंबक के अक्ष या अक्षीय स्थिति पर क्या निकाल रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकाल रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप अच्छे से जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई यहाँ पे। तो यहाँ आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान हमारा होगा वो होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m अपान आर क्यू के बराबर। आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे। तो हमारा आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m अपान आर क्यू के बराबर। अब मान रख दीजिए यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान आप जानते हैं 10⁻⁷, 2m, m का मान दिया 0.48, और आर क्यू का मतलब हो गया या तो 0.1 का होल क्यूब या 10⁻⁻1 का होल क्यूब, जैसे भी आप करना चाहें। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10⁻⁷, और ये हो गया 8 दूना 16 और 4 दूना 8 1 9, तो 9.6, और ये हो गया आपका 10⁻⁻1 का होल क्यूब आप लिख सकते हैं सर। ठीक है जी। अब आइए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे ध्यान से। अब हम बी का मान निकाल रहे हैं, तो ये तो हो गया 9.6 इंटू 10⁻⁷, और नीचे 10⁻⁻1 का होल क्यूब करोगे तो 10⁻3, ये -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ से बी का मान निकल के आ गया 9.6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻+3। तो यहाँ से बी का मान निकल के आ जाएगा हमारा, गलत तो नहीं हो रहा,
नहीं, गलत हो रहा है यहाँ पे। 48 दूना 96 था, दशमलव तो दो स्थान पे लगेगा हो ना, तो यहाँ हो गया। यह भी सॉरी, यहाँ पे लगेगा, ध्यान रखिएगा। ये 9.6 के बजाय 0.96 होगा। अब यहाँ से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.96 इंटू 10⁻⁻4। अगर दशमलव के एक स्थान आगे बढ़ाए तो 10⁻⁻4 10 पर क्या हो जाएगा, -5 में बदल जाएगा। और अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 9.6 इंटू दशमलव को देखिएगा एक स्थान आगे बढ़ाए हैं तो ये हमारा जो है 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻4। अब कितना हो जाएगा, तो हमारा मान यहाँ पे b का निकल के आ गया 9.6 इंटू 10⁻⁵ चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला के बराबर। लीजिए अक्षीय स्थिति पे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान निकल के आ गया वो हमारा आ गया 9.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर। अब यहाँ से एक बात समझते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी, किधर की ओर दिशा होगी। तो गौर से देखो, तो अगर हमने यहाँ नॉर्थ लिया या साउथ लिया तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकल कर किधर की हो जाती है, साउथ की हो जाती है। तो भाई से बात है, अगर इसे हम साउथ लिए होते, इसे नॉर्थ लिए होते, तब हमारा क्या होता है, तो नॉर्थ से निकल के किधर की हो जाती है, साउथ की हो जाती है। तो अभी जो अंदर हम देखें वो कहाँ से जाती है, साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर जाती है। ये बात आपको पता है ना अच्छे से। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ की ओर, और अक्ष भी किसी का है, इसके अंदर है या इसके अंदर से होकर गुजरने वाली रेखा है। इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, साउथ से किधर की तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा। हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे यहाँ क्या पूछा है आपसे, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। तो आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी भाई, साउथ से नॉर्थ की ओर। क्लियर, साउथ से किधर हो जाएगी, नॉर्थ। अब हम बात करते हैं दूसरी की। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ध्यान से देखो। दूसरा कह रहा है चुंबक के अविलंब शब्दभाजक पर स्थित हो। तो यह हमारा हो गया चुंबक, या मानिए हमारा चुंबक हो गया, ये क्या हो गया हमारा साउथ, और ये क्या हो गया नॉर्थ। इसका अविलंब विभाजन मतलब आधार है, ऐसे भी ये इसका अविलंब विभाजन होगा। और इस पे कोई एक बिंदु मान यहाँ पर पी है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, तो निरक्षीय स्थिति हो गई भाई। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि चुंबक के अविलंब शब्दभाजक समविभाजक और अविलंब शब्दभाजक कौन सी स्थिति होगी, निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति होगी आपकी, निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या होता है, ये होता है b इक्वल टू μ0/4 पाई, और 2m के बजाय केवल m होता है बाई r3। ठीक है, ये होता है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं 1/2 μ0/4 पाई इंटू m के बजाय अब क्या ले लें 2m/r3। क्या ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है सर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो इतना ही तो आएगा। अब ऐसा लिया क्यों, क्योंकि इतना मान तो अभी निकाला हमने b का 9.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, सीधे उठा कर रख लो। यहाँ से b इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू 9.6 इंटू 10⁻⁵। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 अठे 16। तो हमारा b का मान आ गया 4.8 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर। क्लियर है, तो इस तरीके से हम बात समझ सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर। दिशा किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की। तब ध्यान समझना, अब की बात तो नॉर्थ से निकल के हमारा कहा जाएगा, साउथ की ओर जाएगा ना। तो यह चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ प्रभाव पड़ेगा, जो नॉर्थ से निकल के आपका पी पर टकराएगा। इसका मतलब है दिशा हो जाएगी नॉर्थ से साउथ की ओर। तो हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। और इसी के साथ यह एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण तरफ से समाप्त हो गया। और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको बड़ा आनंद आया होगा, बड़ा आसानी से क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। तो चलिए, कैसा लग रहा है लेक्चर, जरूर बताइए।
कमेंट जरूर करिए, साथ में लाइक का बटन दबाना ना भूलें। भाई यही तो आपका प्रोत्साहन है हम लोगों के प्रति, और क्या है, आप यही तो हमको देते हैं। तो कम से कम आप लाइक का बटन जरूर दबाया करें, जिससे हम लोग भी मोटिवेट होते रहे कि नहीं भाई हमारे बच्चे लाइक कर रहे हैं, चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, और बच्चों की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, तो चलें आप साथ में इसे नोट करिए, साथ में आप इसे खूब अच्छे से तैयार करिए, और एग्जाम में गारंटी है कि अगर आप ठीक से न्यूमेरिकल तैयार करके जाएंगे तो फिजिक्स आपको बोर नहीं करेगा, आपको फिजिक्स में कोई डर नहीं लगेगा, आसानी से आपके फिजिक्स क्या सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जितने भी न्यूमेरिकल और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले थे सबका हमने अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, और वहां पर हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और साथ में उसके महत्वपूर्ण फार्मूले को भी लेके आएंगे। तो चलिए आप नोट करिए, साथ में खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए इन प्रश्नों के साथ में। अब बहुत जल्द हम मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पर हम चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन करेंगे, और वहां पे उनके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले और साथ में उनके जितने भी आंकिक प्रश्न है उनका हल ज्ञान करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।